हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम यूजीसी नेट पेपर 2 सोशल वर्क के यूनिट बाय यूनिट वीडियो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है ऑन यूनिट 1, जिसमें हमने नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। जैसे सोशल वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, स्कोप एंड गोल्स ऑफ सोशल वर्क, नेचर ऑफ सोशल वर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क प्रोसेस, मेथड ऑफ सोशल वर्क, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन यूके, यूएसए एंड इंडिया एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा अबाउट सोशल वर्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल वर्क की कुछ डेफिनेशंस की। तो मेजरली यहाँ पे अलग अलग लोगों की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि किन लोगों ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दी है। तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन ना देकर उन्होंने किस आइडिया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस डेफिनेशन को दिया है, वो आपके लिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आप याद रख पाएंगे। डेफिनेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे सबसे पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि सोशल वर्क होता क्या है। तो बहुत लोगों के अंदर सोशल वर्क को लेके एक एक गलत फहमी है। सोशल वर्क को वो हमेशा चैरिटी के साथ मिक्स कर देते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं कि यार हम एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर है, तो वो कहता है यार सोशल वर्क तो मैं भी करता हूँ। मैंने कहा, अच्छा क्या करते हो आप? तो वो कहता है कि यार मैं ना मेरे मतलब हम हर संडे जाके किसी भी सोशल एजेंसी में या फिर किसी एनजीओ के अंदर जाके चैरिटी करते हैं। हम जाके वहां पे खाना खिलाते हैं या फिर हम रास्ते में भिखारियों के लिए खाना बांटते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, दीज आर ऑल चैरिटी। यहाँ पे आप वन टाइम किसी की हेल्प कर रहे हो, उससे वो अपनी लाइफ को आगे रियर कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। बट प्रोफेशनल सोशल वर्कर ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल सोशल वर्कर हमेशा पूरी प्लानिंग करता है। वो किसी भी क्लाइंट से, बेसिकली यहाँ पे आइडिया क्या होता है, यहाँ पे देयर इज अ प्रोफेशनल एंड अ क्लाइंट। प्रोफेशनल इज द सोशल वर्कर एंड क्लाइंट इज द पर्सन विद अ प्रॉब्लम। तो अब जनरली क्या आइडिया होता है, जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर होगा हमेशा ही वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी करेगा। उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद उसके क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इन सारी चीजों को प्लान करके फिर एग्जीक्यूट करेगा। और आइडिया ये होगा बैक ऑफ द माइंड कि हमें जो बंदा है, मतलब जो भी पर्सन है, उसके खुद के पोटेंशियल या उसकी खुद की कैपेसिटी को मैक्सिमम एनहांस करना है, उसको सपोर्ट करना है और उसको कॉन्फिडेंट बनाना है या कॉम्पिटेंट बनाना है, सो दैट वो आगे अपनी लाइफ कॉन्फिडेंटली रियर कर सके। तो आइडिया ये होता है हम उन्हें इस तरीके से हेल्प करें कि वो अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करते करते वो आगे अपनी लाइफ में इजीली बढ़ सके। तो हमारा हमारा हेल्प इस तरीके का होता है जिसमें हम उनकी लाइफ टाइम के लिए उनको मतलब ऐसे वन टाइम सपोर्ट ना देके उन्हें लाइफ टाइम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो दिस इज व्हाट सोशल वर्क इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पे सोशल वर्क को बहुत लोगों ने अलग अलग तरह के डेफिनेशन दी है। जैसे कमिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय एडल्सन, to attain satisfying relationship and standards of life through professional services। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, satisfying relationship and standards of life through professional services। तो मतलब इन्होंने इस आइडिया से कहा है कि सोशल वर्क क्या है, कि हम एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप और एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अचीव करवा सके विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। फिर अगले हैं स्टरो। उन्होंने क्या कहा, आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग वेरियस रिसोर्सेज बियर ऑन समवंस नीड बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब यहाँ पे इन्होंने एक साइंटिफिक मेथड की बात की। तो बेसिकली यहाँ पे आइडिया क्या है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो होता है वो पूरी थ्योरीज को पढ़ता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और ये बहुत साइंटिफिक है। देयर आर फिक्स मेथड्स जिनका वो इस्तेमाल करके सोशल वर्क को और प्रोडक्टिवली, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग वेरियस रिसोर्सेज बैरियर ऑन समवंस नीड बाय एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। अब इसके बाद बात करती है सुशील चंद्रा की, डायनेमिक एक्टिविटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल पॉलिसी टू ब्रिंग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चर वेलबींग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक्टिविटी की यहाँ बात हो रही है, अगेन दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस या जो प्रैक्टिस है सोशल वर्क की, जो कि क्या लाए, वो इम्प्लीमेंट करने के बाद एक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल वेलबींग लाए। जिस भी पर्सन या किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप को हम देखेंगे कि हम किस तरीके के सोशल वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मूर्ति एंड रॉय। मूर्ति एंड रॉय ने क्या कहा, इनेबल पीपल सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड मॉरल टू हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ पे हम क्या करें कि लोग किसी भी डिसेबिलिटी, किसी भी डिसेबिलिटी हो सकती है, शायद कोई प्रॉब्लम हो, मे बी फिजिकली डिसेबल हो या फिर मेंटली डिसेबल हो या फिर इमोशनली ब्रेक डाउन हो रखा हो या मॉरली वीक हो। तो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को अगर कोई आदमी आदमी सफर कर रहा है, तो हमारा काम क्या होता है, बीइंग अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, हम उस प्रॉब्लम से उसे कैसे लेकर आए
उसके लिए उस आदमी को इनेबल करते हैं कि वो इन सबसे फाइट कर सके, इनसे बाहर निकल सके और इन सफरिंग से बाहर निकल के अपनी लाइफ को दोबारा इफेक्टिवली शुरू कर सके। नाउ कमिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी पे लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, 2018 में क्वेश्चन भी आया हुआ है वेबस्टर डिक्शनरी। इन्होंने कहा था प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज स्पेशली with the investigation, treatment, and material aid of economically, physically, mentally, and socially disadvantaged। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हम सोशल सर्विसेज दें, स्पेशली पहले इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट, फिर मटेरियल एड। वो किसी तरीके का हो सकता है, इट कैन बी इकोनॉमिकल, फिजिकल। इकोनॉमिकल मतलब आप मे बी यू आर हेल्पिंग विद द फाइनेंसेस, एंड फिजिकल मतलब आप मे बी किसी भी तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में देर आर पीपल जो आपके आसपास रहते हैं, यू नो दे प्रोवाइड सोशल वर्क, हेल्प करते हैं आपको, सोशल वर्कर्स हेल्प करते हैं। या फिर आपके कोई मेडिसिन नहीं है या फिर कोई नहीं है, कुछ भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए सोशल वर्कर आपके लिए भाग दौड़ करता है बजाय आप जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, या मेंटली आपको कन्विंस करता है, आपको काउंसिल करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम वन बाय वन करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, वी वर्क विद इंडिविजुअल आल्सो, वी वर्क विद ग्रुप्स, एंड वी वर्क विद कम्युनिटी। और अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज में वैसे काम करते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो दीज आर सिर्फ फ्यू डेफिनेशंस। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, किसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। इससे आप डेफिनेशंस को अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू को पहचान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। किसी ने बोला कि एक स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ या फिर एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप बिल्ड करना थ्रू प्रोफेशनल सर्विसेज। किसी ने बोला कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू, या वेरियस जो नीड है लोगों की, उनको प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के थ्रू करें, दैट इज टोरप। सुशील चंद्रा ने बोला कि डायनेमिक एक्टिविटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल पॉलिसीज। तो आप देख रहे हो कुछ भी प्रैक्टिसेस के थ्रू उनकी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल वेलबींग को लाना। मूर्ति एंड रॉय, इन्हें क्या करना, किसी भी डिसेबिलिटी को हम लोगों को हटा के उन्हें एबल करें सफरिंग से बाहर आके अपनी लाइफ आगे करने के लिए। वेबस्टर ने बोला कि प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज स्पेशली विद इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट। तो पहले आप क्या करो, पूरे इन्वेस्टिगेशन करो, फिर जो एड चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल, फिजिकल, मेंटल या सोशल हो, उस तरीके से जिस जो भी कमी है उस चीज को फुलफिल करो। तो इस तरीके के अलग अलग डेफिनेशन है। नाउ कमिंग टू द स्कोप एंड गोल ऑफ सोशल वर्क। सी, गोल तो यू हैव, वी मस्ट बी क्लियर कि गोल ये होता है कि हम पीपल की वेलफेयर या वेलबींग के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनकी नीड्स को कंप्लीट करना। तो हमारा कमिटमेंट क्या होता है कि लोगों को जो भी बेस्ट पॉसिबल मैनर हो, उसमें उनके पोटेंशियल की कैपेसिटी को हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें निखारना पड़ता है, उन्हें उससे उन्हें कॉन्फिडेंट फील कराना पड़ता है, ताकि वो चीज को आगे अपने साथ लेके चल सके। तो इस तरीके का आइडिया जो होता है वो फॉलो किया जाता है यहाँ ना। स्कोप में एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन सोशल वर्क की बात हो रही है। तो यहाँ पे है कि असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को असेस करेंगे, समझेंगे प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि एक बार मीटिंग से भी खत्म की जा सकती है, या किसी काउंसिल कर खत्म की जा सकती है, या देर आर सम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जहाँ पे हमें पूरे प्लानिंग करनी पड़ती है इसके सॉल्यूशंस के लिए, क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। और आइडिया यही होता है कि हम सॉल्यूशन भी उनके आसपास जो भी सिचुएशन है उनको ध्यान में रखते हुए रखें। ऐसा नहीं है कि आदमी गरीब है तो हम बोले कि भाई कोई बात नहीं, हम तेरे लिए बैंक में चोरी करके ले आते हैं और तेरे को 10 करोड़ रुपए दे देते हैं, तू अपनी लाइफ एंजॉय। तो ऐसे इन प्रैक्टिकल आइडियाज या ऐसा कुछ भी स्टुपिडिटी नहीं करते। जो भी उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के अंदर भी हम उसका उनकी एबिलिटी को निखारने की कोशिश करते हैं। फिर जो भी प्लान हमारे पास मिलता है, उस प्लान को, जो भी बेस्ट पॉसिबल प्लान होता है जो उनके अपने रिसोर्सेज के थ्रू हमें मिलता है, उन्हें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड उनको इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम देखते हैं, उसको बाद में हम मॉनिटर भी करते हैं कि भाई वो प्लान वाकई में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमने प्लान तो बना के दे दिया कि भाई नहीं भाई तू तो इतना ही गरीब है, तेरे लिए तो यही पॉसिबल, तू ये कर ले और इस तरह कुछ हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं, वो पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो जब प्लान हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो देयर इज सम रिजल्ट्स, ऐसे पॉसिबल रिजल्ट्स देखने को मिले जहाँ पे उनका आगे लाइफ उनके लिए थोड़ी सी बेटर हो सके। तो उनका वेलफेयर, उनके बेटरमेंट के लिए हम काम करते हैं। और मॉनिटरिंग करने का हम उसे इवैल्यूएट करते हैं आउटकम को, कि आउटकम इफेक्टिव है। इफेक्टिव है तो हम उसको आगे ऐसे ही चलने के लिए कहते हैं, नहीं है तो हम उसके लिए डिफरेंट प्लान्स आगे बनाते हैं। तो ये आइडिया होता है स्कोप एंड सोशल गोल्स ऑफ सोशल। अब अभी हमने इसी प्रोसेस के पीछे बात की, आपने देखा भी था एक डेफिनेशन के अंदर जिसमें स्टीरअप ने कहा था इट इज अ आर्ट और अ साइंटिफिक मेथड। तो देखो बेसिकली क्या है, सोशल वर्क जो है ये एक साइंस भी है, ये एक आर्ट भी है। अब ये साइंस कैसे है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ साइंटिफिक मेथड, देयर आर लेयर ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिसको हमें फॉलो करना होता है, जिनके साथ हमें आगे बढ़ना होता है बीइंग अ सोशल वर्क। और दूसरा, आर्ट क्यों है, आर्ट इसलिए है क्योंकि इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड स्किल्स एज वेल। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल वर्कर्स। सी अल्टीमेटली यू माइट हैव मेट मेनी पीपल calling themselves a professional social worker, बट हर कोई सेम नहीं होता। कई लोग मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में बहुत अच्छे होते हैं, दे आर लाइक पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन में दे आर वेरी गुड।
some people are like कि they are good counselor, they go to the community, they can convince people. तो इस तरीके की एक कम्युनिटी होता है, एक तरीके का ग्रुप है सोशल वर्कर्स का। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मे बी दे गुड इन फाइनेंशियल प्लानिंग, दे आर गुड इन प्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट्स एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। इस तरीके के अलग-अलग ग्रुप होते हैं, तो सबका एक अपना यूनिक टैलेंट है, एक यूनिक स्किल है। तो यहाँ पे ये इनका आर्ट, जैसे टीचिंग एक आर्ट है, जैसे पेंटिंग एक आर्ट है, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पेंटर्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक आइडियाज दे हैव, दे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक प्रैक्टिसेस दे डू। तो ऐसे ही सोशल वर्क में दे हैव डिफरेंट एंड यूनिक स्किल एंड नॉलेज ऑन द बेसिस दे वर्क। तो इसलिए ये आर्ट है, साइंटिफिक मेथड एंड प्रिंसिपल है, इसलिए ये साइंस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोशल वर्क इज एन आर्ट एंड साइंस एज वेल। Okay. Now coming to the principle of social work, which is really important because being a social worker, we need to follow these principles. If अगर हम इस principles को follow नहीं कर रहे हैं, तो हम professionally या हम ethically सही नहीं कर रहे। There are code of ethics also. हम इसको बाद में discuss करेंगे obviously. तो यहाँ पे हमारे खुद एक code of ethics होते हैं जिन्हें हमें follow करना पड़ता है। Being a social worker, हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्कर, सबसे पहली बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस की। तो जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस है implies that social work must accept his client in his original form because behavior differs in different people. Obviously आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अभी पता चले कि मैं पहले से ही जिससे मिला, मैं उसको मतलब मैंने अपने दिमाग में इमेज बना रखी है, जो प्रॉब्लम के साथ आदमी आएगा वो ऐसे दुखी होना चाहिए, वो रोता हुआ होना चाहिए, वो ऐसे तकलीफ बोलना चाहिए, उसके आंसू मेरे आगे गिरने चाहिए। या फिर अगर वो ऐसे नहीं आ रहा है, वो कॉन्फिडेंट आ रहा है, मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं पहले बोलूँ अबे इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको भगाओ, इसका मतलब इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। या फिर कोई भी लाइक दे आपको पता होना चाहिए कि सोशल वर्क में बहुत सारे एरियाज भी होते हैं और सोशल वर्कर एक अपने यूनिक एरियाज में भी काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको मान लो आप यू आर नॉट वर्किंग विद एचआईवी पेशेंट्स, लेकिन वो आपके पास आगे कोई प्रॉब्लम लेके, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, वी कांट डू इट, ओह ये तो गलत बात होगी, हम तो एचआईवी पेशेंट से काम ही नहीं कर सकते। या ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके साथ आपका कभी इनकाउंटर नहीं हुआ, वो आपके टाइम फर्स्ट टाइम आता है और उससे आप बोलते हैं ना ये तो हम नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट द आइडिया। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस सेज कि आपको एक्सेप्ट करना है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, वो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करो, ठीक है? क्योंकि सब इंसान अलग-अलग इंसान के अलग-अलग बिहेवियर होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। तो देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले हिस्ट्री में देखा है कि एक प्रॉब्लम का सेट है, उसका ये सॉल्यूशन करता आया हूँ, तो मैं हमेशा ही मैंने प्रॉब्लम सुनी, अच्छा आपकी बीवी मारती है, अच्छा ये सॉल्यूशन, अरे अच्छा आपका लगता है पैसा नहीं है, ओहो ये सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, सबके लिए सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, एक तरह का सॉल्यूशन। जैसे मेडिसिन में होता है कि भाई बुखार है तो हर बार पैरासिटामोल लेते रहो, लेकिन तुम भी जानते हो बुखार भी कई तरीके के होते हैं, जरूरी नहीं कि पैरासिटामोल ही एक इलाज है। आप बार बार पैरासिटामोल लेते रहो, वो भी अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है, डिपेंड्स कि अगर आपका 3 दिन में अगर वायरल है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ता है और वो फिर आपको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट देता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम डिफरेंट है, उसको यूनिकली ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए उस प्रॉब्लम को पहले खुद असेस करना पड़ता है, उसको असेस करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है, मे बी वो सेम हो पहले वाले से, मैं मना नहीं कर रहा, बट हम इस सेट ऑफ आइडिया से नहीं काम कर सकते कि भाई इसको सेम सॉल्यूशन दे दो। हम उसके साथ ऐसे काम करेंगे कि भाई यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम ये है, तो मे बी ये वाली सॉल्यूशन पॉसिबल है, चलो ये करके देखते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट और असेसमेंट दोबारा से करेंगे और दोबारा से सारी मेहनत करने के बाद उसको एड प्रोवाइड करेंगे विदाउट थिंकिंग कि नहीं भाई इसको सेम एड दे दो। ओके, तो दिस इज द आइडिया। Next, principle of communication. Our communication for a social worker is really important because ultimately, if am there to solve the problem, but जो person है वो मेरे साथ comfortable ही नहीं है, वो अपनी problem मुझे बताना ही नहीं चाहता, वो अपनी feelings को, अपने thoughts को express ही नहीं करना चाहता, तो भाई ये तो बहुत difficult हो जाएगा कि मैं उसकी problem को समझ सकूं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक client ही है जिसकी वजह से हमें सारी चीजें सुनने को मिल रही है, तो हम उसके व्यू पॉइंट को समझते हैं और उसका व्यू पॉइंट अगर क्लियर नहीं है, अगर उसका व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, वो कंफर्टेबली कुछ बता नहीं पा रहा, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे छुप जाएगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपने से होगा क्या कि हमें करेक्ट सॉल्यूशन पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इस तरीके का होना चाहिए, इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि हम हमारे सामने बैठे क्लाइंट को कन्विंस कर सके, उसे कंफर्टेबल फील करा सके, वो अपने थॉट्स को बिल्कुल ईज के साथ आगे एक्सप्रेस कर सके। इसलिए Now coming to principle of confidentiality, this is really important because जनरली क्या होता है, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो उसको ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए कि वो जो भी यहाँ बोलेगा, आप किसी भी हालत में उस बात को बाहर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कभी भी अपनी लिमिट से बाहर आके आपसे बात नहीं करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप उसको उस कॉन्फिडेंस में रखें, आप उसे बताएं कि भाई देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फील फ्री टू टॉक टू मी, बिकॉज आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सुनूंगा, समझूंगा, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ, इट्स माय प्रिंसिपल, डू नॉट डिस्क्लोज व्हाट यू हैव सेड टू मी।
तो दिस इज हाउ सोशल वर्क वर्क्स। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अगेन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि सोशल वर्क का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप एक एक बार हेल्प कर दें या चैरिटी कर दें। सोशल वर्क में हम क्या करते हैं, हमारा ये आइडिया रहना चाहिए कि भाई इसके अंदर की काबिलियत को निकाले। तो हमारा जो नजरिया होना चाहिए देखने का, वो ये होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी, इसका पोटेंशियल, जो भी क्लाइंट है उस पर्सपेक्टिव को बाहर लेकर आओ, उसे एनकरेज करो कि वो अपनी खुद से अपनी चीजों को बोले, खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को बताए, और उसके पास ही पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। तो हमारा बस काम होता है उसे सुनना, उन्हें समझना, और समझ के उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरीके से अचीव कर सकते हैं उसके पॉसिबल सॉल्यूशन को, उस पे डिटरमाइंड रहना। तो इसीलिए हमारा आइडिया ये होना चाहिए कि भाई हमारा फोकस इधर उधर शिफ्ट ना हो, राइट। नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंट एटीट्यूड। तो ये जैसे कि आपने पहले भी देखा एक्सेप्टेंस इंडिविजुअल, तो इस वैसे वैसा ही है, एक नॉन जजमेंट एटीट्यूड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो किसी ने मुझे बोला कि भाई मैंने 5 खून किए हैं, तो मैं बोलूँ अरे यार मैं तो भाई तेरा नहीं इंटरव्यू कर सकता, तू निकल यहाँ से, तू बड़ा बेकार आदमी है, तू तो 4 लोगों को मार के आया है। तो इस तरीके से मैं पहले डर जाऊँ। या फिर मान लो किसी ने बोला कि यार मेरे पे रेप का चार्ज लगा है, तो तुमने बोला कि नहीं, यू आर अ वेरी चीप गाय, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ये प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, तुम्हें तो सीधे फांसी चढ़ानी चाहिए। तो अपने आइडियाज को हम किसी पे थोप नहीं सकते, या अपने जजमेंट्स को किसी पे हम अपने जजमेंट को उनके ऊपर लेके हावी होके बायस डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमारा काम होता है उनको पूरी तरह सुनना, पूरी तरह असेस करना। अदरवाइज हम एक तरीके से अपने जॉब के साथ कहीं पे भी जस्टिस नहीं करा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ये वह बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम जब इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों से उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो हम सबके साथ बह जाते हैं, सबके साथ उनकी प्रॉब्लम, अरे यार मैं तो दिल फटा जा रहा है, क्या हो गया, कितने दुख की बात है। तो ये क्या होता है कि अल्टीमेटली इट्स, सोशल वर्कर आर नॉट देयर टू शो द सिंपैथी। हम सिंपैथी के लिए नहीं जाते हैं, हमारा काम होता है एम्पैथी करना। हमारा काम होता है उनकी प्रॉब्लम को उनके शू में जाके देखना, उनकी साइड से उनकी प्रॉब्लम को देखना, क्योंकि वो उस टाइम पैनिक स्टेट पे है, वो उस स्टेट ऑफ माइंड पे है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे किसी और की जरूरत पड़ी। तो आपका काम वहाँ पे सिंपैथी देना नहीं है कि कोई बात नहीं है, मैं मेरी सिंपैथी पूरी आपके साथ, इस तरह की सिंपैथी देके कोई भी किसी तरीके का फायदा उसे नहीं मिलता है। हमारा काम होता है कि हम उन्हें इस तरीके से एम्पैथाइज करें, हम उनकी प्रॉब्लम को इस तरीके के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, ताकि हम उसका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन उन्हें दे सकें, या उनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन उनके पास ही होता है। मैंने दोबारा कहा, सॉल्यूशन उनके पास ही होता है। हमारा काम होता है सॉल्यूशन कैसे अचीव कर सकते हैं, उनके लिए एक प्लान बनाना, उनके लिए प्रैक्टिसेस बनाना, और उसको वहां तक लेके जाना। तो इस तरीके से हमारे पास एक अपना आइडिया होता है। तो हमें उनके साथ सिंपैथी रखना इज ओके टू अ लिमिट, बट उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है कि पता चले कि मतलब ये आप किसी साथ केस वर्क कर रहे हो और आप वहीं पे इन्वॉल्व हो गए, और वहीं पे आप यू आर गेटिंग टू डिप्रेस्ड कि भाई दुनिया कितनी खराब है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। क्योंकि इतनी सारी चीजें आप इमोशनली अपने अंदर भरते जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ आपका ही ब्रेक डाउन हो जाएगा बीइंग अ सोशल वर्कर। बिकॉज इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रॉब्लम अगर आपके आसपास घूमती रहेंगी, तो भाई अल्टीमेटली आप सारे टाइम से सोचते रहेंगे, और आप अपनी खुद की पर्सनल लाइफ, खुद की सोशल लाइफ को भी स्पॉइल कर देंगे। तो इसलिए एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को कंट्रोल रखना चाहिए, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू सोशल वर्क प्रोसेस। तो आज अभी तक जो हमने देखा, तो इस प्रोसेस में समझना कि जो सोशल वर्क है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम असेसमेंट करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके बाद इवेल्युएशन करते हैं, और फिर दोबारा असेसमेंट पे आ जाते हैं। बिकॉज हमारे पास ये साइकिल चलती ही रहती है, ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए हर बार स्कोप रहता है कुछ नया, कुछ डिफरेंट प्लान करके उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे एग्जीक्यूट करना, उसे इवैल्यूएट करना, और फिर असेस करना। तभी हम एक सॉल्यूशन तक आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आपने जो मारा वो उसी वक्त में सही हो गया, या हमेशा वही सही हो। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, देयर इज अ, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इस तरीके का प्रोसेस, तो ये सोशल वर्क प्रोसेस आपको क्या डिफाइन करता है कि सोशल वर्क क्या है। ये ऐसा नहीं है कि दुकान में मुझे गर्मी लग रही है तो मैं जाऊं और एसी खरीद के लाऊं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर यू हैव सेट ऑफ असेसमेंट, सेट ऑफ आइडिया, सेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एंड देन असेसमेंट अगेन। तो इस तरीके से प्रॉपर अलग अलग स्टेजेस में हम इसे इवैल्यूएट करके काम करते हैं। तो दिस इज व्हाट सोशल वर्क is all about. So social work is a process. Okay. Now method of social work. तो सोशल वर्क के मेजरली 2 सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 6 मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, ओके। एंड सोशल वर्क के जो 6 मेथड्स है, उसमें 3 मेथड को हम प्राइमरी सोशल वर्क कहते हैं,
मेथड ऑफ सोशल वर्क कहते हैं, और 3 को सेकेंडरी मेथड ऑफ सोशल वर्क कहते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट आइडिया यही होता है कि प्राइमरी में हम क्या करते हैं, वी डायरेक्टली मीट टू द क्लाइंट, वी डायरेक्टली गो टू द क्लाइंट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। इट्स लाइक हेल्पिंग देम डायरेक्टली, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम है उसी को जाके हेल्प करना, उसी को ट्रीट करना। बट सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी में हम जो एक्शंस कर रहे हैं, ये जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हमारे काम है, उस काम से किसी का वेलफेयर हो रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी मेथड ऑफ सोशल वर्क। तो यहाँ पे जो हमारे पास 3 मेथड होते हैं प्राइमरी के, वो हमारे होते हैं सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो दीज आर 3 मेथड्स ऑफ प्राइमरी वर्किंग, प्राइमरी मेथड्स जो हम समझेंगे डिटेल में। और सेकेंडरी में हमारे पास होते हैं सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क रिसर्च एंड सोशल एक्शन। तो ये हमारे सेकेंडरी होते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इसको आपको इस बस इतना बताना चाहिए कि प्राइमरी मेथड डायरेक्ट हेल्पिंग मेथड है, और सेकेंडरी मेथड जो है वो ऑक्सिलरी मेथड है। इसमें हम डायरेक्टली हेल्प ना करके इनडायरेक्टली लोगों को हेल्प करते हैं, हमारा एक्शन। ओके, नाउ कमिंग टू द प्राइमरी मेथड। इससे सबसे पहले सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क इज सिमिलर टू काउंसलिंग। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप इंडिविजुअल से मिले, ठीक है, यहाँ पे उस इंडिविजुअल ने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने इस प्रॉब्लम को सुना एंड यू गिव द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसे बहुत अच्छे से एच पोलमैन ने डिफाइन किया है with 4 P's, and these 4 P's are enough to understand casework. These four P's are enough to understand social casework. पहला P डिफाइन करता है पर्सन, जिस पर्सन को प्रॉब्लम है, यहाँ पे उस पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो पर्सन विद द प्रॉब्लम, तो पर्सन विद द प्रॉब्लम, तो फर्स्ट पीस पर्सन, पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम उस प्लेस पे ले जाएंगे, उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, यानी कि टू द राइट पर्सन। मे बी इट कैन बी अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, या उसको या तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है, या फिर साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, या फिर जिसकी भी जरूरत है, उस प्लेस पे उसे लेके जाएंगे। एंड वहां पे द पर्सन विल गो थ्रू अ प्रोसेस, क्योंकि सोशल वर्क भी एक प्रोसेस है, राइट। तो इट विल गो थ्रू अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के थ्रू उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 P's में जब हम इंडिविजुअली 1 to 1 काम करते हैं, किसी एक इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने एफर्ट डालते हैं 1 to 1, तो उसे हम कहते हैं पर्सन विद द प्रॉब्लम गोस टू अ प्लेस टू अंडरगो प्रोसेस। तो दिस इज द आइडिया ऑफ सोशल केस वर्क। इनके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, हम ऑब्वियसली इसे डिटेल में बाद में करेंगे, बट यहाँ पे हमारे लिए सोशल केस वर्क का सिर्फ डेफिनेशन इतना ही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मच ओनली, और डिटेल में मत जाओ। सोशल ग्रुप वर्क, सोशल ग्रुप वर्क। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बेसिकली जब पे क्लाइंट का साइज बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे एक ही क्लाइंट था, ग्रुप में जरूरी नहीं है एक क्लाइंट हो, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप है, हम उस पूरे ग्रुप के साथ काम करते हैं। मे बी यहाँ पे आप इंडिविजुअल के साथ भी काम कर रहे हो, ग्रुप के साथ भी काम कर रहे हो, मे बी ये कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, बट वहाँ की सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, उन सारे सेम प्रॉब्लम वाले लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि व्हाट व्हाट इज हैपनिंग, अभी जैसे आप देख रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा चरमरा गया टाइप्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि काफी लोगों की लर्निंग प्रैक्टिसेस में काफी कमी देखने को मिली है। तो आपने देखा कि बहुत लोगों ने कंप्लेंट की लर्निंग प्रॉब्लम में डिफिकल्टीज हैं। तो ऐसे डिफिकल्टीज वाले लोगों को आप एक ग्रुप में लिया, उन लोगों को अपने एक सामने बैठा के एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए छोड़ दिया, और उन्हें एक उस डिस्कशन के दौरान, उस एक्सपीरियंसेस शेयरिंग के दौरान तुमने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, ऐसा होता है, एंड इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उस प्रैक्टिस को ग्रुप में किया, और ग्रुप में हर बंदे ने उस प्रैक्टिस को परफॉर्म किया, और उसमें से हर बंदा जिन्हें जो प्रैक्टिस को परफॉर्म करता जा रहा है वो ठीक हो रहा है, या फिर वो बेटर, मोर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, बेटर फील कर रहा है। तो आपने सोशल ग्रुप वर्क को इस तरीके से एक आइडिया के साथ एक इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इफेक्टिवली। तो विद द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप विद द सेम आइडिया, पर्पसफुल ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। पर्पसफुल ग्रुप का मतलब क्या है कि हम खुद अपनी चॉइस से ग्रुप बनाते हैं कि हमें इस तरह के ग्रुप चाहिए, ये लोग चाहिए, और यहाँ पे हम किस तरीके की प्रैक्टिसेस करेंगे, ये हमारा प्लान होता है, और उसके बाद हम इससे एक रिजल्ट का आउटकम लेकर आते हैं। फिर कमिंग टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छा आइडिया, ये बहुत लोगों ने देखा भी होगा, फिल्मों में भी काफी देखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, आपने सुना भी होगा कॉलोनीज में ऐसा होता है, ये बहुत बंगाली कम्युनिटी है। बेसिकली देयर आर पीपल विद अ कॉमन सेट ऑफ आइडियाज, यहाँ पे जैसे बहुत सारे आपने, जैसे दिल्ली में स्पेशली देयर आर मेनी जे कॉलोनीज, काफी झुग्गी झोपड़ियां हैं। तो वहाँ पे वो सारे गरीब लोग हैं, दे आर डेली अर्नर्स, डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो इस तरीके के लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो वहाँ पे एक कॉमन बैकग्राउंड के, कॉमन उसके इकोनॉमिकल स्टेटस के लोग एक साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में क्या हुआ, मान लो वहाँ पे कोई कूड़ा घर है,
ठीक है? या कूड़ागर है ही नहीं वहाँ पे, लोग क्या करते हैं एक खाली प्लॉट में कूड़ा फेंकते जा रहे हैं और वहाँ पे बारिश होने के बाद इतने ज़्यादा मच्छर, गंदगी ये सब हो जाती है जिससे लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बहुत अनहाइजीनिक सिचुएशन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप? तो ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या करते हो? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि ये देखो यार यहाँ पे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, या यहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है? दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, ये प्रॉब्लम किसी एक बंदे की तो है नहीं, ये प्रॉब्लम पूरी कम्युनिटी की है। तो कम्युनिटी की प्रॉब्लम है तो देखो आपने प्रॉब्लम तो ढूँढ लिया, लेकिन आपको पहले ऐसे लोग चाहिए ना, या आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई देखो दिस इज़ द प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर आप इस कूड़ा घर नहीं बनने दोगे या इस कूड़े को आप एक सही जगह डिस्पोज़ ऑफ करोगे, या फिर कोई यू नो एक कूड़ा घर प्रैक्टिकली आप अपने ही उससे बना लेंगे सेफली जो बंद रहे, या जहाँ पे कूड़े को अलग-अलग रखा जा सके, एमसीडी की गाड़ियाँ आएँ उनको ले जाएँ, लेटर लिखें, इस तरीके के प्रोसेस को अगर हम फॉलो करें तो मेबी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखो आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप किसी एक के भरोसे या कोई एक बंदा अपना पैसा दे और काम कर दे, ये तो फिर एक टाइम का हो गया, आप उस माइंडसेट को तो चेंज नहीं कर पाए ना। लोग तो कूड़ा फिर फेंकेंगे, फिर वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कम्युनिटी ऑर्गनाइजेशन में हम यही करते हैं, वी गो इंटो द कम्युनिटी, ठीक है? वी टेक पीपल इन आवर कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई देखो ये हम कर रहे हैं, ये आइडिया है एंड आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं? अगर आप नहीं हैं, तो नहीं क्यों नहीं है? उसके लिए हम उन्हें कन्विंस करते हैं, उनके रीज़न्स देते हैं कि भाई देखो ये आप नहीं करते तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरीके से लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, हमने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बिल्ड कर दिया। अब सब क्या हो गया, इतने सारे लोग हो गए, तो अब आप क्या कर सकते हो? आप उन्हीं से बोलो भाई देखो हमें क्या चाहिए सफाई के लिए, हमें एक शॉवल चाहिए, हमें झाड़ू चाहिए, हमें ग्लव्स चाहिए, कूड़ा भरने के लिए वो चाहिए, बैग्स चाहिए। तो जो भी चाहिए, उन सबके लिए कितना एक्सपेंसेस आएगा, प्लान-व्लान किया, कम्युनिटी से ही पैसा इकट्ठा किया, कम्युनिटी के लोगों को समझाया, वहाँ से सामान-वामान खरीद के लेकर आए। एक दिन सेट किया, सारे लोग एक साथ आए, सबने सामान उठाया। यू नो दे यू नो दे टेक आउट द गार्बेजेस। अब गार्बेजेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपने मान लो मे बी एमसीडी की हेल्प ले ली, या आपने उनके ट्रक्स मंगवा लिए, या जो भी ऐसे करके आपने वहां से कूड़ा एक्सपोज ऑफ कर दिया। अब सब लोगों ने मिलके किया है तो दे नो कि भाई इसके पीछे एक एफर्ट है, और उसको साफ होने के बाद या साफ देखने के बाद आपने वहां पे मेरी प्लांटेशन कर दी, या वहां पे आपने दीवारें बना दी, वॉल्स को पेंट कर दिया, या इस तरीके की चीजें आपने वहां पे करवा दी विद द कम्युनिटी पीपल। तो आपने क्या किया देखो भाई, सारे कम्युनिटी के लोगों ने किया, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आया, सबने इक्वल इन्वेस्टमेंट किया, सबको पता है भाई इसके कितने एफर्ट लगे हैं, तो आगे से वहाँ पे कूड़ा नहीं डालेंगे। और फिर उनके कूड़े डालने के लिए एक अल्टरनेटिव भी प्लान किया, बड़े-बड़े डस्टबिन्स रखवा दिए, एमसीडी वाले से रिक्वेस्ट कर दी, या कुछ भी आपने ऐसा किया जिस तरीके से एक इफेक्टिव रिजल्ट दिखा, ठीक है? तो आपने यहाँ पे कितने सारे लोगों को एक साथ प्रॉब्लम, कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर दिया, और उन्हीं लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके। तो सोशल वर्कर अकेले जाके सामान उठाए, कूड़ा बैग्स में भरे और फेंक कर आए, तो उसका वो आइडिया बहुत बेवकूफ़ी वाला भरा होता है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में यू नीड टू फॉर्म अ कम्युनिटी। ऐसे लोगों के साथ कम्युनिटी फॉर्म करो, उन्हें कॉन्फिडेंस में लो, उन्हें खुद सक्षम बनाओ, उनको खुद इतना कैपेबल बनाओ कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद समझे, उसे सामने से आके कोप करे, उसे सँभाले और उस प्रॉब्लम को ठीक करके फिर आगे बढ़े। तो ये आइडिया के साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेथड की। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम डायरेक्टली लोगों को जाके हेल्प नहीं करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली लोगों को जाके हेल्प नहीं करते हैं। हम यहाँ पे करते क्या है फिर? हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा थोड़ी कि हर बंदा फील्ड पे जाके काम करे। देयर आर अब बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनका सीएसआर भी लगता है। सीएसआर एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, व्हिच इज़ अ मैंडेटरी टू डू फॉर एवरी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी टू प्रोवाइड एट लीस्ट 2% ऑफ इट्स इनकम फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंपनी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरीके से ये एक मैंडेट है सीएसआर, तो जो सबको करना ही पड़ता है। तो सब कंपनीज़ क्या करती है, अपने लिए एक सीएसआर ऑफिसर रख लेते हैं, फील्ड पे मोबिलाइज़र रख लेती हैं, किस तरह के काम करने हैं, उनके काम करती है। तो देयर आर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। तो इस तरह की चीज़ होती है। ऐसे ही एनजीओ के अंदर भी होता है। एनजीओ में हर बंदा काम अलग-अलग करता है, हर बंदा फील्ड पे जाके काम नहीं करता। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लानिंग में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग में काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं रिसोर्सेज़ को, क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या सामान चाहिए। तो इस तरीके के लोग करने काम करने वाले लोग भी तो हैं। ये वाले क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, वो फील्ड पे जाके डायरेक्टली लोगों को हेल्प नहीं कर रहा। बट अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ना करे, अगर ये प्रोजेक्ट्स ना बनाए, ये फाइनेंसेस ना रिलीज़ करे, ठीक है? ये फंड रेज़िंग ना करे या डॉक्यूमेंटेशन ना करे, कल को हमें पता ही नहीं होगा कि लास्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम हुई तो किस तरह की हमने डिफिकल्टीज़ फेस की थी। तो हर बार एक नया प्रोजेक्ट हमारे लिए फायर फाइटिंग होगी। कुछ नया जहाँ-जहाँ आग लगे वहाँ बुझाने भागेंगे। बट अगर हमारे पास पहले सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस होंगे तो हम उनका रेफरेंसेस लेके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप देखें, तो ये एक सारे एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ में लोग काम नहीं करेंगे, अगर वो चीज़ों को अरेंज नहीं करके देंगे या प्लानिंग नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट नहीं बनाएँगे, तो हमारे लिए एग्ज़ीक्यूशन कैसे होगा? फील्ड पे जाके लोग एग्ज़ीक्यूट क्या करेंगे? तो वो लोग
फील्ड पे एग्जीक्यूट तो नहीं कर रहे, लेकिन फील्ड पे एग्जीक्यूशन हो उसके लिए पूरी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पीछे बैकग्राउंड में हो रहा है। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आता है। ये लोग डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली दे आर प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऐसे ही सोशल वर्क रिसर्च है। अब ये सोशल वर्क रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये तो इतना यूनिक है, इसके इतने मेथड्स हैं, इसके ऊपर पूरी यूनिट है। बहुत बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। हम खुद इस पे काम करते हैं। हम क्या करते हैं, वी जनरली डू कि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को जानने के लिए या किस हद तक के या किस तरह के पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके लिए हम सर्वेस करते हैं। उसके लिए हम मे बी पहले कोई हाइपोथेसिस होती है, या फिर पहले कोई एक मन में क्वेश्चन होता है कि लोग करना ही नहीं चाहते या लोग करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम खुद जाके रिसर्च करते हैं ऑन फील्ड, और रिसर्च करके उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन सबको रिसर्च करने के बाद हम उस प्रोजेक्ट बिल्डिंग के स्टेप पे जाते हैं। उससे पहले हम सिर्फ ऑन फील्ड थ्रू सर्विस, थ्रू रिसर्च हमें सिर्फ को पहले आइडेंटिफाई या उसे इंटेंसिटी को समझते हैं। तो सोशल वर्क रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लानिंग का। बिना सोशल वर्क रिसर्च के अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ फेलियर। अगर आप रिसर्च के साथ कर रहे हो, तो आपके पास बहुत हाई चांस है कि आप सक्सेस होगे ही होगे। तो इस तरीके से सोशल वर्क रिसर्च अपने आप में काफी इफेक्टिव मेथड हो जाता है। नाउ कमिंग टू सोशल एक्शन। सोशल एक्शन, अब ये सोशल एक्शन क्या है भाई? सोशल एक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो, यहाँ पे भी हम डायरेक्टली फील्ड पे नहीं जा रहे, बट हमें पता है जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि कुछ लोग फार्मल लॉज के फेवर में नहीं है, ठीक है? तो फार्मल लॉ फेवर में नहीं है, बहुत लोगों ने इसे प्रोटेस्ट करने के थ्रू या फिर यू नो दिस दिस आइडिया है सोशल एक्शन, कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फील्ड पे जाके, एंड दे आर कमिंग अप विद द आइडिया कि भाई उस लॉ को वापस ले लो। अब मे बी मुझे नहीं पता, मैं इसमें इतना इन डेप्थ नहीं जाऊँगा कि इसका फायदा होगा नहीं होगा, बट दे नो कि उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है या उनको इसका नुकसान होगा, तो वो इसी वजह से काम कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो 500 लोग या जो 1000 लोग बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं को इससे फायदा होगा। वो पूरी पूरी कम्युनिटी को, जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम करते हैं, उन सबको इसमें फायदा मिलेगा, राइट? अगर फायदा या जो भी नुकसान, आई डोंट नो, अगेन मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। तो फायदा या नुकसान, तो इस तरीके से दे आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है? दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर डूइंग सोशल एक्शन, दे आर डूइंग प्रोटेस्ट ऑन ग्राउंड। तो इस तरीके से दे आर वर्किंग, ओके? तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। वो प्रॉब्लम के लिए जितने जितने लोग आपको दिख रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को समझते हैं, उन्हें अवेयर किया, या जो नहीं है उन्हें अवेयर किया, और अवेयर करके हमने इकट्ठा किया क्राउड कि भाई चलो, ये इट्स टाइम कि हमें इस चीज के लिए हमें फाइट करना है, या इस चीज के लिए हमें वी नीड टू प्रोटेस्ट। तो इस तरीके से हम अपने वॉइस को रेज करते हैं अलग अलग मेथड्स के। अब तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आ गए हैं, जरूरी नहीं है आप लोगों के सामने जाके या ट्रैफिक को जाम करें या फिर पुलिस से लड़ाई करें, भिड़े, ये सब जरूरी नहीं है। देयर आर लाइक आजकल बहुत सारे कैंपेन चलते हैं, ईमेल कैंपेन्स चलते हैं, या फिर आप सिग्नेचर कैंपेन शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, पिटिशन विटिशन साइन कर लेते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप करते हैं। तो ये सारे तरीकों से ये क्या करें, ये डूइंग सोशल एक्शन, बिकॉज ये सारा जो चीजें हो रही है, दिस इज ऑल बीइंग डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो हमारा आइडिया क्या है, टू प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट टू द पीपल। इसीलिए ये भी सोशल वर्क के अंदर काउंट होता है, सोशल एक्शन, ओके? तो दिस आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। अब सोशल वर्क जो है वो इतनी जल्दी नहीं मार्केट में आ गया था कि भाई आज तो हमें पता है कि सोशल वर्कर्स होते हैं, या अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं है। सोशल वर्कर के नाम से अगर हम बोल दें कि भाई हम सोशल वर्कर हैं, तो बोलते हैं भाई तुम तो बड़े बुजुर्ग करप्ट हो गए, या एनजीओ बोलते तो भाई तुमने तो बड़ा पैसा खाया हो सरकार का। बट ऐसा नहीं है, ये आइडिया गलत। अलग हर किस्म के लोग होते हैं, देयर आर ऑलवेज देयर आर सम ब्राइट साइड और एक डार्क साइड होती ही होती है। तो देयर आर सम गुड एनजीओस, दे आर वर्किंग रियली हार्ड टू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड ये सोशल वर्क प्रोफेशन कैसे बना, या फिर ये एक सब्जेक्ट कैसे बना, इसके पीछे भी एक काफी बड़ी महाभारत है, ठीक है? और ये महाभारत अभी से नहीं, ये तो बहुत लाइक आई वुड से 15-16 सेंचुरी से पहले भी, या उससे पहले भी यूके में क्या होता था कि वहां पे लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट थे। वहां पे क्या करते थे, वहां पे लोगों को, जो गरीब होते थे, उन्हें फोर्स किया जाता था काम करने के लिए, ठीक है? उनके लिए, उनके ऊपर देयर आर सेट ऑफ रूल्स कि भाई तुम काम नहीं करोगे तो उन्हें टॉर्चर करते थे, उन्हें जेल में डाल देते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वहां होती थी। तो ये एक तरीके से क्या है, हम एक तरीके से ह्यूमैनिटी को सीधे डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, हम लोगों को अटैक कर रहे हैं डायरेक्टली। तो ये बहुत सारी चीजें हुई। तो ये चीज बहुत सालों तक ये होता रहा। तो पहली बार देखा जाए तो यहाँ पे यूके ने बहुत बड़ा हाथ है, यूके का सोशल वर्क को प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस कराने का।
क्योंकि इनके यहाँ ऐसे-ऐसे लोगों ने, जैसे सबसे पहले एलिज़ाबेथ का पुअर लॉ आया था, एलिज़ाबेथन पुअर लॉ भी कहते हैं, जिसे हमने पुअर लॉ एंड द चैरिटी ऑर्गनाइजेशन सोसाइटी हमने लिखा हुआ है। तो वो फर्स्ट टाइम 1588 में फर्स्ट टाइम हुआ, उसके बाद रिवाइज़्ड हुआ 1601 में। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइडिया रखा कि भाई देखो, इतने इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते आप पुअर लोगों को। उन्होंने पुअर को 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में बाँट दिया, जिसके अंदर पहले एबल बॉडी पुअर रखे, फिर इम्पोर्टेंट पुअर रखे, फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन रखे। तो यहाँ पे आइडिया क्या था कि जो लोग काम कर सकते हैं, सक्षम हैं, उन्हें स्टडी बेगर्स कहते थे। ऐसे लोग जो भीख माँग रहे हैं लेकिन दे आर कैपेबल ऑफ वर्किंग, तो उनके लिए वर्क अरेंज करके देना, या उनके लिए काम करवाना, या उन्हें ऐसे-ऐसे, जैसे जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ-वहाँ उन्हें काम प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हम उनसे काम करवाते थे एबल बॉडीड पुअर से। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पुअर्स होते थे, दे आर डिसेबल्ड, दे हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, इट कैन बी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती थी, जिसकी वजह से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई उनसे हम साइट्स पे ऐसे ही तो वर्क तो नहीं करा सकते। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, हम उस टाइम पे दे जनरली डू इज़ कि उनके जैसे, मान लो कोई भंडार घर है, या फिर कोई कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो चैरिटीज कर रहे हैं, जहाँ पे दे कैन डू सम वर्क, तो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि वो क्या कर सकते हैं, उन्हें उस जगह रखते हैं जहाँ पे उन्हें खाना पीना भी मिलता है, उन्हें हेल्थ केयर केयर सब मिलती है, और साथ साथ दे आल्सो डू समथिंग, दे गिव देयर इनपुट्स, ओके। उसके बाद फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन तो एक वो, आप जानते ही, ये वो लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं। इनसे तो हम 8 साल का बच्चा आप क्या करवा लोगे, 10 साल का बच्चा सब क्या करवा लोगे। तो इस तरह के जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, इनके लिए भी ऐसे केयर होम्स ऐसे होते थे। बट वहाँ पे उस वक़्त केयर होम्स नहीं होते थे। केयर होम का आइडिया तो काफ़ी 200 साल बाद, 300 साल बाद आया है। बट स्टिल उस वक़्त भी इनको ऐसी जगह भेजा जाता था। वहाँ पे चर्चेज़ बहुत पॉपुलर थे, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे इस तरह के काम में। चर्चेज़ ने तो काफ़ी इनपुट दिया है उस वक़्त, सोशल वर्क या चैरिटी, उस टाइम तो फिलैंथ्रोपी या चैरिटी ही थी। सोशल वर्क उस वक़्त इतना प्रोफेशनल नोन नहीं था। यहाँ वहाँ पे कोई प्रोफेशनली, क्या क्यों कह रहा हूँ इसे? क्योंकि वहाँ पे ये जो काम करने वाले लोग थे, या जो लॉज़ बना रहे थे, या जो लोगों की हेल्प कर रहे थे, दे वर नॉट प्रोफेशनल्स, ठीक है? दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डू सो। तो दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, दे आर डूइंग बाय देयर ओन विल, ओके? तो वहाँ पे उस तरीके से कहानी शुरू हुई। फिर जो मैंने जैसे बताया कि तकरीबन 300 साल बाद या 200 साल बाद ये चीज़ हुई कि पुअर लॉ को रिवाइज़ किया गया, और उस लॉ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेशल केयर डेवलप करने की कोशिश की। उन्होंने मतलब अब उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनाना शुरू कर दिया, या फिर जैसे वृद्धाश्रम हो गए, या फिर डिसेबल होम्स हो गए, या फिर ऐसे जो चाइल्ड केयर होम्स हो गए, तो ये सब बनाना शुरू किया उन्होंने सब। तो यहाँ पे उन्होंने पहला स्टेप उठाया कि भाई नहीं, ये जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क फॉर देम, एंड उन्हें अगर हम अपने साथ लेके चलते हैं, और तभी हम वी कैन ब्रिंग आउट सम चेंज टू सोसाइटी। तो इस तरीके से दे हैव स्टार्टेड वर्किंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। उसके बाद एक लंदन लंदन सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड डिप्रेसिंग मेंडिकेंसी। इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसको दे आर पॉपुलरली नोन एज़ लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। तो जैसे इसके नाम से क्लियर है, तो द पीपल बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, वो क्या करते थे, वो चैरिटी करते थे। उनके लिए तो चैरिटी थी ना, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, तो दे जनरली हेल्प टू दीज़ सच ग्रुप्स, जहाँ पे मैंने बताया कि फॉस्टर होम्स हो गए, जैसे चाइल्ड है, वो पेरेंट्स के बिना है, तो उनको अडॉप्ट करने के लिए एक जगह बना दी कि भाई हम वहाँ जाके चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर किसी की एजुकेशन को आप फंड कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो इस तरीके के काम को करती थी। अब यहाँ पे एक इंसान का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिसे हम कहेंगे फाउंडिंग मदर ऑफ सोशल वर्क। वो कौन है? ऑक्टेविया हिल। ऑक्टेविया हिल ने क्या किया, इट्स थर्ड 1838, मैंने जैसे बताया कि 1834 में क्या हुआ कि वहाँ पे इन्होंने पुअर लॉ को रिवाइज कर दिया था। पुअर लॉ को रिवाइज करने के बाद दे हैव स्टार्टेड दिस पोस्टर ऑन दिस थिंग। तो ऑक्टेविया हिल ने बेसिकली इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, अभी जो लंदन ऑर्गेनाइजेशन है, या इवन शी वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी सीओएस, जो कि 1869 में सेटअप हुआ था लंदन में। तो वहाँ पे इन लोगों ने इस चीज को मतलब दे हैव स्टार्टेड टू मेक रिपोर्ट्स ऑफ इट कि क्या चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आ रहा है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने रिपोर्ट्स बनाना शुरू किया, उन्होंने किताब भी लिखी, द होम्स ऑफ द लंदन पुअर 1883, ठीक है? तो इनकी खुद की पब्लिकेशन थी ये, मतलब इन्होंने ऑक्टेविया ने पब्लिकेशन कराई थी। इसके अलावा एक बेवरेज रिपोर्ट 1942, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम बात करेंगे सोशल वर्क इन यूएसए। तो जैसे-जैसे मैंने बताया कि यूके ने इनिशिएट किया, या यूके से ये चीज़ वहाँ पे सामने आ रही थी, एंड वी ऑल नो दैट एट दैट टाइम जो ब्रिटेन था, वो ऑलमोस्ट नो वो जगह-जगह कंट्रीज़ में जाके दे आर रूलिंग, जैसे इंडिया को भी इन्होंने किया, अमेरिका को भी किया था। तो वहाँ पे आके उन्होंने
यू नो दे केम इनटू यूएसए। वहाँ पे उन्होंने ये सब जब देखा कि भाई वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम्स है, तो जो उन्होंने अपने ब्रिटेन में किया था अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सेम प्रैक्टिसेस उन्होंने यहाँ पे भी की। तो एक तरीके से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो वहाँ पे बनी थी, वो यहाँ पे न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश की गई इन द ईयर 1877। तो ये यहाँ से यूके से ही ये यहाँ पे डिराइव हुआ है, ओके, व्हिच वाज फाउंडेड बाय हम्फ्रेज गुटन, ओके। तो दिस ही वाज द मैन, ओके। नाउ द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट 1886 न्यूयॉर्क, या चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो तो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट हो गया या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया या चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे, राइट? दीज आर द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द यूएस टू eradicate the problem of this, you know, poor people या problems of the poor people या problems of the people। तो उसको eradicate करने के लिए, उसको solve करने के लिए, उसको reduce करने के लिए ये सारे steps को उस वक्त लिया गया। तो आपके लिए जरूरी है क्या लिया गया, किस ईयर में लिया गया, you should know that, और आइडिया क्या था। तो चाइल्ड चिल्ड्रन एड सोसाइटी 1853 में, तो उन्होंने दे मेड टू डिफरेंट चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट में, दे मेड चिल्ड्रंस एड सोसाइटी पहली 1853 में, और फिर प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी ऑफ चिल्ड्रन इन 1875। तो ये उन्होंने उस वक्त इस मूवमेंट के दौरान बनाया था। सोशल डायग्नोसिस 1917, मैरी रिचमंड का नाम काफी पॉपुलर है और काफी बार आप सुनोगे भी। सोशल केस वर्क में इन्होंने ही डिफाइन किया था सोशल केस वर्क का आइडिया क्या होता है, कैसे किया जाता है, या एक तरीके कहें तो हम सोशल वर्क को आप प्रोफेशनली लेने के लिए तो हमारे पास कुछ ना कुछ कोर्स बुक या कुछ चीजें तो होनी चाहिए। तो यहाँ से एक तरह से कोर्स डेवलप होना शुरू हो चुका है, कमिंग फ्रॉम द पुअर लॉ विच वाज मेड इन यूके। तो मैरी रिचमंड ने फर्स्ट टाइम ऐसे सोशल केस वर्क को डिफाइन भी किया था, और सोशल डायग्नोसिस का आइडिया दिया था इन द ईयर 1917, ठीक है, और केस वर्क को 1922 में किया था। ऐसे ही एडवर्ड टी डिवाइन, फाउंडर ऑफ न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपी, दिस वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपी इन द ईयर एस्टैब्लिश इन द ईयर 1898। यहाँ पे अभी सोशल वर्क की बात हो रही है, यहाँ फिलेंथ्रोपिस्ट की बात हो रही है, जहाँ दो डिफरेंट आइडियाज हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट आर डिफरेंट, सोशल वर्कर्स आर डिफरेंट, ओके। तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली सोशल वर्क के आइडिया पे रहना है, तो अभी हम सोशल वर्क को डिस्कस करेंगे। इसके लिए we'll do more on this, तो हम वहाँ पे बात करेंगे कौन फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं और कौन सोशल वर्कर्स होते हैं। नाउ पॉटर ली, फाउंडर ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन 1919। तो यहाँ पे अब ये वो टाइम आ गया जहाँ पे सोशल वर्क का प्रोफेशनली एक कोर्स बना दिया गया, पढ़ाया जा रहा है सोशल वर्क। ऐसा इस वक्त इंडिया में भी होना शुरू हो गया था इसी वक्त में, क्योंकि अगर ब्रिटेन ही थे इस वक्त यहाँ पे हमारे पास, तो उन्होंने भी वो सारी चीजें यहाँ पे भी करना शुरू कर दिया था। नाउ अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पे हम बात करें सिर्फ इंडिया की, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो देखो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, तो करने को तो वैदिक पीरियड, मेडिवल पीरियड, ऐसे बहुत सारे पीरियड्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे तो हमारे जहाँ पे चाणक्य और ये सब थे, या फिर अगर हम और पीछे चले चले जाएं, फिर बिलीव कि भगवान भी थे और वो सब थे, तो वहां पे भी सारा सोशल वर्क होता ही था। वहां पे भी ये दान करना और ये सब चीजें होती थी। बट हम यहाँ पे आगे बात करेंगे सिर्फ ब्रिटिश पीरियड के टाइम की, ब्रिटिश पीरियड जिसे हम प्री इंडिपेंडेंस कहेंगे, और एक हम ब्रिटिश पीरियड के बाद जब हमने आज़ादी ले ली थी, हमारी कंट्री आज़ाद हो गई थी, तो वो पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसे हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करके रखेंगे। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली दे वर्क विद डिफरेंट आइडियाज, दे उनकी अपनी आइडियोलॉजीज थी, उन्हें जो गलत लगा उन्हें वो काम करते रहे, ठीक है। जैसे एक बहुत पॉपुलर आपने सुना भी होगा कि सती प्रथा जो हमारे यहाँ होती थी, तो सती प्रथा को ओवरकम करने के लिए राजा राम मोहन रॉय 1829 पे ही स्टार्टेड वर्क ऑन दिस। अब ये लोगों का नाम दोबारा भी सुनोगे आप, इन लोगों ने काफी सोशल रिफॉर्म्स या रिलीजियस ग्रुप्स को फॉर्म किया था, तो इनके बात वहां पे अलग से करेंगे। यहाँ पे हम बात करें कि सोशल वर्क का आइडिया कैसे यहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो जब उन्होंने काम करना शुरू किया, दे वर नॉट प्रोफेशनल अगेन, तो उन्होंने काम किया, सती प्रथा उन्हें गलत लगी तो उन्होंने उसको खत्म करने के लिए मेहनत करी। या फिर यहाँ पे वुमेन्स को पढ़ाना चाहिए, उनको भी हमें केपेबल बनाना चाहिए, तो वो आइडिया वहाँ पे आया। तो ओपन स्कूल फॉर वुमेन एजुकेशन विद साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन की अपनी राइट्स होती हैं, एज इफ वी ऑल नो दैट अलग अलग कंट्रीज में दे वर डिफाइंड राइट्स। हमारे राइट्स बाद में डिफाइन हुए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद, बट स्टिल उससे पहले भी ब्रिटिश पीरियड में भी देवर सम राइट्स जो कि ब्रिटिश ने मतलब उन पीरियड में डिफाइन करे थे। उसके बाद देवर देवेंद्र नाथ टैगोर जी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर हैं, तो उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, जहाँ पे अगेन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पे विडो री मैरिज एंड वुमेन एजुकेशन वाज द आइडिया जिसको लेके काम किया गया।
फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज एंड वर्क अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि विडो का रीमैरिज या चाइल्ड मैरिजेस, इनको उन्होंने विडो रीमैरिज होनी चाहिए इसको प्रमोट किया, और जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो गलत है उसको उन्होंने उनके अगेंस्ट उन्होंने वॉइस रेज की। तो ऐसे आगे और भी लोग हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने 1875 में आर्य समाज को प्रमोट किया, जिसमें उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी अमंग द पीपल, ये आइडिया को लेके वो आगे बढ़े थे। वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, है ना, एंड वुमेन की जो एग्जिस्टिंग कंडीशन थी उसको कैसे इंप्रूव किया जाए उसके ऊपर काम किया। ऐसे ही महात्मा गांधी, इनको कौन नहीं जानता, तो इन्होंने उस वक्त ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाया था। ठीक है, जिसे सबको पता है कि वहां पे देवर कास्ट सिस्टम, देवर क्लासेस, तो वहां पे देवर पीपल जो कि भाई बहुत ही, जिन्हें हम हरिजन कहते हैं अभी, बट उन लोगों के साथ काफी ज्यादा डिफिकल्टीज थी, क्योंकि उनको सेम प्रिविलेजेस इंजॉय नहीं करने दिया जाता था जैसे बाकी लोग करते थे। जैसे हमारे यहाँ आज गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास है, या फिर दे आर रिच पीपल, तो दे ऑल हैव डिफरेंट प्रिविलेजेस टू एंजॉय। तो वहाँ पे वो डिफरेंसेस थे, वो दिखते थे कि वहाँ पे भाई ये निचली जाति का है, ये पिछड़ी जाति का है, ये यही काम करेगा, ये वो नाला साफ करेगा, ये सब करेगा, तो उन कामों के ही उन्हें माना जाता था। उन लोगों को वहाँ पे गांधी ने रेस करने के लिए उन्होंने उन्हें हरिजन नाम दिया। ठीक है, देवर लाइक, देवर पीपल ऑफ गॉड, तो हरिजन थे। और उनके लिए फिर बाद में गाँवों को कैसे उठाया जाए उनके डेवलपमेंट में काम किया, या फिर एज इफ वी ऑल नो दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इन्होंने फॉर्म की थी उस वक्त, एक बहुत बड़ी नीड भी थी एक तरीके से देखा जाए, तो इसने एक तरीके से पूरे देश को साथ में लेकर आया, एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, वो भी पीसफुली। ओके, फिर सुभाष चंद्र बोस, अगेन ही वर्क फॉर पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट किया इन्होंने, और भी बहुत काम है सब जानते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ सोशल वर्क या फिर हम उस आइडिया से बात कर रहे हैं। फिर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर्म द नेशनल प्लानिंग कमीशन। अब नेशनल प्लानिंग कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बाद में जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था, इस प्लानिंग कमीशन में ही हमने वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए थे, जिसके अंदर हमने जैसे आपको पता होगा कि जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था तो हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। तो ऐसे हर एक 5 ईयर प्लान के साथ हम एक अलग अलग आइडिया के साथ हमने उसे प्रमोट किया। हमें सारे 5 ईयर्स प्लान पढ़ने हैं, उनके आइडियाज क्या होते हैं उन्हें समझना है, उन्हें याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन उनसे भी बनते हैं। बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या होगा, तो जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम के अंदर हमारे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 और पार्ट 4 ए भी, तो स्पेसिफिकली दीज आर द एरियाज, जैसे पार्ट 3 है वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है कि अगर आप सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं तो यू ऑल हैव दिस फंडामेंटल राइट्स, से राइट ऑफ यू कैन enjoy your freedom of speech, right to education, there are different rights obviously, हम उसे एक एक करके पढ़ेंगे, हमें इन डेप्थ जाने की जरूरत अभी यहाँ पे नहीं है। फिर इनको इवन जो आपके राइट्स हैं उनको भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उन राइट्स को कोई वॉलेट ना करे, उन राइट्स को एंजॉय कर सकें, उसके लिए वी हैव मेड पार्ट में डीटीएसपी व्हिच इज डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इनका काम यही होता था कि अगर ये इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज भी डिफाइन की थी इन 4A पार्ट, और बाद में इन्होंने ये भी जो आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी की। तो इस तरीके से ये फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी सपोर्ट किया हमारे वेलफेयर को। अगर ये राइट्स नहीं होते, सब नहीं होते, तो यू नो सब इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। फिर प्लानिंग कमीशन जो 1951 में फॉर्म हुई, जो पहला 5 ईयर प्लान बना 1951 में, उसमें एजुकेशन को, हाउसिंग को, वेलफेयर को, इन सबको प्रमोट किया गया। ठीक है, उन सब पे फोकस था। तो उन लोगों को जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्टी के साथ कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई, इंडिपेंडेंस के बाद जब आई, तो हमारे पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज या सब चीजें नहीं थी, तो उस टाइम ऑर्गेनाइज करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, लोगों को रास्ता दिखाना, डायरेक्शन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो प्लानिंग कमीशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिन्होंने कंट्री को एक डायरेक्शन दिखाई, लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया, एंड दे हैव ग्रूम। और आज हम जिस कंडीशन पे हैं, वो बहुत बहुत बड़ा बैटल है, जिससे हम यहाँ से निकल के यहाँ तक आए हैं। उस बैटल को समझना हमारे लिए जाना भी जरूरी है। ओके, नाउ बिगिनिंग ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन। सोशल वर्क एजुकेशन, अब ये कोर्स फुल फ्लेजली आ चुका था। ठीक है, अभी फुल फ्लेजली कोर्स आ चुका था। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली देवर डिफरेंट स्कूल्स व्हिच वर मेड, जैसे मैंने पहला स्कूल बताया था, समर स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपिक वर्क, जो कि 1898 में बना न्यूयॉर्क में। उसके बाद हमारे पास उस स्कूल को लेटर रीनेम किया गया 1904 में, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपी। उसके बाद हमारी खुद की मतलब ये तो यूएसए की बात हो रही है, फिर उसके बाद फर्स्ट स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क ट्रेनिंग फाउंडेड इन 1899 एम्स्टर्डम यूरोप में बनाया गया। ओके, देन
सोशल वर्क इन इंडिया की बात करें तो सोशल वर्क इन इंडिया में गोपाल कृष्ण गोखले 1905 emphasized on the formal training of volunteers. मतलब यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जा रहा था सो दैट दे कैन प्रोवाइड प्रोफेशनल हेल्प टू द पीपल. एंड टिस के बारे में मोस्ट ऑफ अस नो दैट कि ये हमारा पहला सोशल वर्क का इंस्टीट्यूट है जो कि 1936 में फॉर्म हुआ था बाय दोराबजी टाटा. दोराबजी टाटा नेम्ड एज दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसको लेटर रीनेम कर दिया गया था टिस में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज व्हिच इज मेड इन 1944. फिर इस चीज को आगे बढ़ते गया. फिर वाईएमसीए आया. वाईएमसीए ने सोशल वर्क को प्रमोट किया. उन्होंने एक 2 इयर्स का फुल फ्लेज प्रोग्राम बनाया जिसको वाईएमसीए को अब हम डीएसएसडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क. ये बिल्कुल अलग कर देगा. वाईएमसीए इज स्टिल देयर बट वो जो कोर्स है वो अब दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक फुल फ्लेज कोर्स है 2 इयर्स का. इसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है. तो ये एक आइडिया बना. उसके बाद इवन सम पीपल स्टार्टेड टू फ्यू इंस्टीट्यूट्स लेटर. उसके बाद दो इंस्टीट्यूट्स बने गांधी मॉडल पे, जिसे एक काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है जो कि वाराणसी में है, 1947 में बना, और एक गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में जो कि 1965 में बना. तो इस तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ. सी अल्टीमेटली दे पीपल डोंट नो अबाउट सोशल वर्क की क्या है. वो सिर्फ हेल्प कर रहे थे, चैरिटी कर रहे थे. वहां से इसे धीरे धीरे रिपोर्ट किया. बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी. बेवरेज रिपोर्ट हमने देखी, ऑक्टेविया हिल की पब्लिकेशन देखी. मैरी रिचमंड ने सोशल केस वर्क को डिफाइन किया या सोशल डायग्नोसिस को डिफाइन किया. तो इन सारे लोगों ने धीरे धीरे अलग अलग तरीके से अपने अपने आइडिया चीजों को डिफाइन करना शुरू किया. इसकी कोर्स बुक्स बनी. आज इसे प्रोफेशनली पढ़ाया जाता है इस आइडिया को. तो ये आइडिया सोशल वर्क एजुकेशन पर चलता है. नाउ ये सारे टॉपिक्स जो हमने आज प्रॉमिस किए थे वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं एंड आई हैव टेकन अ रेफरेंस फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन जो कि एनटीए यूजीसी सोशल वर्क की हैंडबुक आती है. मैं यहाँ पे इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से ये क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए. ठीक है ना. अब बात करते हैं क्वेश्चंस के किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस रिगार्डिंग स्टेजेस ऑफ सोशल केस वर्क. तो सोशल केस वर्क में हमने बात की थी भाई पर्सन. हमने तो यही पढ़ा अभी तक कि पर्सन विद अ प्रॉब्लम goes to a place to undergo process. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो. सबसे पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है. पहले हम प्रॉब्लम को लेंगे ना, समझेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको डायग्नोसिस करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इवैल्यूएशन, फिर टर्मिनेशन. तो इस तरीके से क्या एक करेक्ट मैनर होना चाहिए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. तो आपको यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा होगा. मैंने हर एक आंसर को बोल्ड किया गया है. तो यहाँ पे इनटेक स्टडी, फिर डायग्नोसिस करेंगे, सोशल डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट, फिर इवैल्यूएशन, फिर टर्मिनेशन. तो इस आइडिया के साथ हम क्या करते हैं, हम सोशल केस वर्क को करते हैं. Now, which one of the following is distinctive characteristics of human society in comparison to animal society? अब एनिमल सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी इन दोनों की क्या डिफरेंट है भाई. देखो इंटरेक्शन वो भी करते हुए, वो भी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं. तुमने देखा भी होगा कुत्ता भी रोता है भाई, कुत्ते भी भौं भौं कर रहे होते हैं, या फिर बिल्ली भी बात कर रहे होते हैं. उनकी खुद की लैंग्वेज होती है. तो दे आल्सो इंटरैक्ट. दे हैव देयर ओन कल्चर. ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कल्चर उनका होगा ही, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं. तो दे माइट हैव समथिंग. उनके दे हैव ग्रुप लाइफ. बट टेरिटरी टेरिटरी जो होती है ये डिफरेंट है, डिस्टिंक्टिव है. नो, वी आल्सो हैव डिफरेंट टेरिटरी, दे हैव डिफरेंट टेरिटरी. तो वी हैव कंप्लीटली डिस्टिंक्टिव टेरिटरी है. तो दिस इज वन थिंग व्हिच जनरली वी फील की डिफरेंट होगा. द कंसेप्ट ऑफ फेल्ट नीड इज रिलेटेड टू फेल्ट नीड. अब नीड समझोगे तभी तो तुम क्या करोगे भाई. नीड करने के समझने के बाद ही तो हम मतलब किस आइडिया, कौन सा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट किस में यूज होता है, कौन से प्रोसेस में होता है, ये वो बात हो रही है. तो सोशल एक्शन ग्रुप बनाने के लिए, सोशल कास्ट ग्रुप बनाने के लिए, सोशल एक्शन के लिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देखो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोशल केस का कास्ट ग्रुप या सोशल एक्शन ग्रुप, इन सबको हमने क्यों एलिमिनेट कर दिया. दो ये सारे ही सही लग रहे हैं. ये सारे ही सही क्यों लग रहे हैं भाई. फेल्ट नीड तो सब में ही है क्योंकि नीड से ही सोशल वर्क की शुरुआत होती है. बट सोशल एक्शन को हमने क्यों सिलेक्ट किया. तो हम सबसे पहले सबसे रिलेवेंट आंसर ढूंढते हैं. देखो नीड तो हमारे पास कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है. अगर प्रॉब्लम होगी नहीं तो उसका सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है. तो देयर इज अ नीड यहाँ पे. लेकिन जो लोग वहां रहते हैं दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ. ओके. सोशल एक्शन ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये एक्शन ग्रुप जो होता है ये एक आइडिया समझने के बाद, अवेयरनेस करने के बाद दे जनरली वर्क. ओके. कास्ट ग्रुप जो होता है ये तो भाई ये तो अपने आप ही बन जाते हैं, इनको तो बनाने की जरूरत है ही नहीं. बट जो सोशल एक्शन होता है इसको करने के लिए ही पहले नीड समझना जरूरी है. हमें समझना पड़ेगा कि कुछ गलत हो रहा है. जो कुछ गलत हो रहा है तभी तो तुम काम करोगे. तो जो कुछ गलत हो रहा है इसको तुमने सिर्फ फील किया, अभी लोगों को पता नहीं है. मैंने सोचा कि हाँ बैठे बैठे यार बहुत गलत हो रहा है यार, चलो लोगों को अवेयर करते हैं. ये आइडिया मेरे मन में आया तो दिस इज, ये सिर्फ मैंने सोचा.
ठीक है, ये मैंने सोचा। अब किसी ने मुझे आके प्रॉब्लम नहीं बताई, मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। आई गॉट टू नो कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड अगर हम वॉइस रेज़ करेंगे या अगर हम आगे इसको लेके चलेंगे तो इट माइट गेट सॉल्व्ड। तो इस तरीके से इस आइडिया को सामने लेते हुए हमने इस नीड को समझा, वी फेल्ट दैट नीड एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग। तो मोस्ट रिलेवेंट आंसर जो होता है वो यहाँ पे सोशल एक्शन होता है। अब एसेंशियल रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जिसमें काफ़ी सारा डिफिकल्टी होती है बच्चों को, एंड दे जनरली मेड मिस्टेक्स ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो असर्शन एंड रीजनिंग समझना, दे आर टू स्टेटमेंट्स, ओके। ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये असर्शन जो है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का एक रीजन नीचे डिफाइन है। अब जो स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन में डिफरेंस होता है कि रीजन जो होता है कि वो असर्शन को कितना करेक्टली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हम वो बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ज्यादा ऑप्शन दिए नहीं इस तरीके से, हमें यहाँ पे एक असर्शन दिया है कि इवन आफ्टर 75 years since inception, social work continues to struggle for its professional status in India. तो आप लोग जानते हैं सोशल वर्क को अभी भी इतना मतलब आप किससे पूछोगे भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तो कोई भी पॉजिटिवली आके नहीं बोलता कि मैं सोशल वर्कर बनना है। या अगर तुम किसी से बोलो कि मैं सोशल वर्क करता हूँ, तो भाई सोशल वर्क क्या काम होता है बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है, वो लोग करते क्या, चैरिटी तो हम भी करते हैं भाई, ऐसे सीधे जवाब आता है, ठीक है। बट दिस इज डिफरेंट, दिस इज प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ओके। तो ये इतना पॉपुलर स्टेटस, प्रोफेशनल स्टेटस इंडिया में क्यों नहीं पा पा रहा, रीजन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस आर फंडामेंटल टू द सोशल वर्क प्रोफेशन। Yes, they are fundamental to the social work profession because we started working for the people to get their so that they can enjoy their rights, they get the justice with the, if they have some social need, social problem, उनको बकायदा जस्टिस मिलना चाहिए, उनकी नीड फुलफिल होनी चाहिए। तो इस तरीके के राइट्स को उनको कहीं वॉलेशन ना हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोफेशनल बिल्ड होना शुरू हुआ था। तो ये प्रिंसिपल्स पे काम करता है, बिल्कुल सही है। 75 में स्टेटस मिला, ये भी सही है। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बोला है कि ए और आर दोनों करेक्ट। ये एक ए सही है, आर गलत है। ए अ, ए और दोनों दोनों ही गलत है, या फिर एक आर सही है, ए गलत है, असर्शन गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें पता है दोनों स्टेटमेंट सही है, तो विल चूज ए एंड आर करेक्ट, ऑप्शन ए। सोशल वर्क इज अ ह्यूमन राइट प्रोफेशन, अभी बात की पीछे ही थी। क्लाइंट प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय हिज और हर ओन डिसीजन, यानी क्लाइंट के डिसीजन जो है ना, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो सोशल वर्क में ये होता ही है, ठीक है। हम अपनी चीजें थोपते नहीं है कि भाई नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो कर, मैं ही मतलब मैं दाता हूँ, मतलब मुझे सारा विज्ञान है, सब सारा ज्ञान है मुझे, मैं जो बोलूंगा सही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम क्या करते हैं, वी टॉक टू द क्लाइंट, एंड क्लाइंट जो अपने पॉसिबल सॉल्यूशन होता है उन्हें सिर्फ अचीव करने में उनकी हेल्प करता है। तो यस, दोनों करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। अब तुम खुद देख सकते हो, वेलफेयर, डेवलपमेंट, चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपी एंड एम्पावरमेंट। तो सबसे पहले चैरिटी आई थी, चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपी करके हमने वेलफेयर किया, वेलफेयर करने के बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ, फिर लोगों को एम्पावर करना शुरू किया। तो आइडिया इज 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 इज द आंसर। Which one of the following cannot be dealt by social work as? अब भाई सोशल वर्क में हम क्या एडिट कर सकते हैं, लाइक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, दे आर लाइक 4 states। हमें पता है दीज आर 4 states ऑफ माइंड। तो सब कॉन्शियस इज व्हेन वी एक्टिवली आंसर थिंग्स, ओके। प्री कॉन्शियस सबकॉन्शियस से जस्ट बिलो होता है, यहाँ पे थोड़ा खोया होता है इंसान, लेकिन स्टिल दे आर इन कॉन्शियस मोड। सबकॉन्शियस वो होता है जो हम जिस फीलिंग हम लोगों को बताते नहीं, वो हमारे बैक ऑफ द माइंड एक किसी भी चीज के बारे में हम एक डिसीजन ले लेते हैं मन में ही, हमारे सबकॉन्शियस में हम एक आइडिया बिल्ड करते हैं बस। बेसिकली हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन से हम सबकॉन्शियस को बनाते हैं। जो हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू, उन्हें हम अपने सबकॉन्शियस में फीड करके रखते हैं, फिर हम उन्हें कॉन्शियसली अगर बोल देते हैं या लोगों के सामने एक्सप्रेस करें तो वो कॉन्शियस का पार्ट बन जाता है, अगर नहीं करते तो सबकॉन्शियस का पार्ट ही रहता है। अनकॉन्शियस वी नो, बेहोशी वाली हालत है भाई, इसमें तो सोशल वर्कर क्या ही हेल्प करेगा। ये थोड़ी कि भाई उसके दिमाग को पढ़ लेगा, समझ लेगा। तो अनकॉन्शियस इज अ स्टेट जहाँ पे सोशल वर्क डील नहीं कर पाते। बाकी इन सारे स्टेट्स में सोशल वर्क डील कर सकता है, सबकॉन्शियस को भी समझा जा सकता है, उनसे बात करके उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर उनकी बातों को थोड़ा बाहर लाने की कोशिश किया जाता है। प्री कॉन्शियस में तो ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ती नहीं है, यू नो कि दे आर इन द स्टेट, थोड़ा सा लॉस्ट है, उसको ठीक करना है। और कॉन्शियस तो बिल्कुल ही वो आपकी बात समझने के हालात में होता है, तो यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड। नाउ assertion, एक और क्वेश्चन आया, सोशल वर्क हैज नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश इट्स आइडेंटिटी इन इंडिया। आप देख रहे हो बहुत सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी तक। और सोशल वर्क प्रैक्टिस इज अ ब्रॉड लिस्ट, भाई सही बात है। देखो वो आइडेंटिटी क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि सोशल वर्क को अभी तक करेक्टली क्या सोशल वर्क है, मतलब हर तरीके हर चीज को सोशल वर्क थोड़ी बोल सकते हैं हम। तो सोशल वर्क इतना ब्रॉड
पर्सपेक्टिव है, हर तरीके से हर एरिया में हम काम करते हैं। हर एरिया, चाहे वो कोई भी एरिया हो, मेडिकल एरिया हो या करेक्शनल सेटिंग्स हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स हो या फिर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो, ग्रुप प्रॉब्लम्स हो, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हो, इवन स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, हर तरीके से इतना ब्रॉड सेंस में सोशल वर्क को देखा जा सकता है, जिसको अब एग्जैक्टली हम कभी भी कैटेगराइज कर ही नहीं पाए कि भाई ये कहाँ पे आता है। तो इसीलिए यस, उसको क्लियरली आइडेंटिटी क्यों मिलेगी कि हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता कि सोशल वर्क को हमें कहाँ स्टैंड करना चाहिए। तो यस, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सोशल वर्क इज अ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी व्हिच डील्स विद इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि सोशल वर्क इज अ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, बिल्कुल सही है, व्हिच डील्स विद इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। अब ये भी कह सकते हैं ऑब्वियसली वी डील विद इट, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसे लिखा नहीं ओनली डील विद इट, यहाँ बात करें दे डील विद इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। सही है, कर सकता है भाई, हम करते ही हैं। यानी जो लोगों के पास फाइनेंसेस नहीं है, जो लोग गरीब हैं, उन्हीं लोगों की तो हेल्प कर रहे हैं हम। तो इकोनॉमिक फाइनेंसेस पे डिपेंडेंसी है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है इकोनॉमिकल, देन वी हेल्प जनरली। ओके, तो दैट इज करेक्ट। palliative activity is directed towards the elevation of already existing economic stress। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई देखो palliative activity is directed towards the elevation of already existing stress। ठीक है, तो यहाँ पे जो they both are statements are correct। ठीक है, but the reason which is provided कि भाई elevation of already existing economic stress जो है वो palliative activity है, तो वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसको करेक्ट नहीं बता रहा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू दुर्किम, ह्यूमन एजेंसी इज कंस्ट्रेन्ड बाय। अब यहाँ पे आप जनरली इसका नाम पढ़ेंगे, अभी तो इतना नाम आया नहीं इसका इस बुक में, या फिर जितने भी सोर्सेज में देखा, दुर्किम का नाम पढ़ेंगे। ह्यूमन एजेंसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली सोसाइटी फॉर्म करना, ये या फिर हमारा जो सोसाइटी होती क्या है, इन सबको इन्होंने पहले डिफाइन किया था। तो एक सोशल स्ट्रक्चर इन्होंने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि ह्यूमन एजेंसी किसकी बात कर रहा है, ही इज कंस्ट्रेन्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंसी ऑफ अदर फैक्टर्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो दिस इज सोशल स्ट्रक्चर। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी। आई थिंक काफी सारा चीज हमने कवर कर लिया है, एंड आई होप इस तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप इसे मतलब अगर इस चीज को भी समझ लेंगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। आप क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, तो इतना कोशिश कीजिए कि प्रीवियस क्वेश्चन के आप सेट्स बनाइए, या फिर आपको जितने क्वेश्चन इंटरनेट में मिलते हैं या कोई रिसोर्स बुक्स है, आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रूमेंस की हो सकती है, अरिहंत की हो सकती है, या फिर आर गुप्ता की हो सकती है। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बेस्ट बुक कौन सी है, आपको सिर्फ आपका मकसद होना चाहिए कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, सारे टॉपिक्स आपको मिलने चाहिए, और उस आइडिया के साथ आपको जितने क्वेश्चन आप बना रहे हैं वो बनने चाहिए। तो अगर आप इस चीज को कर पाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो पाएगी। एंड थैंक यू सो मच पेशेंटली इसे एंड तक देखने के लिए।